प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। मैं राजीव कुमार, हिंदी शिक्षक, जिला फतेहगढ़ साहिब। आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं 7वीं कक्षा का पाठ नंबर 7, आरी बरखा। तो ये एक कविता है जिसे लिखा है डॉक्टर राकेश कुमार बब्बर ने। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कविता होती क्या है। ठीक है। आपके मन में जो विचार आते हैं या किसी के मन में विचार आते हैं, उसको हम दो प्रकार से प्रकट करते हैं या व्यक्त करते हैं। एक होता है गद्य, दूसरा होता है पद्य। गद्य में आता है कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक। और जो पद्य है जिसे कविता कहते हैं। ठीक है। और गद्य में विचारों को जो है विस्तार से लिखा जाता है, और जो कविता है उसमें सूक्ष्म ढंग से जो है लिखा जाता है। तो जैसा कि कविता के नाम से ही स्पष्ट है, अगर हम इसके वर्णों को तोड़कर लिखें तो बनता है क। क से होता है कल्पना। ठीक है। और व से होता है विचार। और तीसरा है त। त से हो गया ताल। तो कहने का भाव कि कविता में कल्पना, विचार और ताल तीनों जो जो होते हैं वो जरूरी होते हैं। ठीक है। तो तीनों का संगम होता है कविता में। ठीक है। तो कविता जो है हमारे मन के भावों को व्यक्त करने का सबसे अच्छा साधन है या अच्छा जरिया है। ठीक है। तो जो हमारे मन में विचार आते हैं, अगर हम उनको प्रकट कर दें, कलम के जरिए उनको सहारा मिल जाए, तो हम कह सकते हैं एक सुंदर सी जो कविता है उसकी रचना हो जाती है। हमारे मन में जो भावनाएं हैं, जो जज्बात हैं, जब हम उनको शब्दों में उकेरते हैं, ठीक है, सूक्ष्म ढंग से प्रकट करते हैं, ठीक है, जिसमें कल्पना भी हो, विचार भी प्रधान हो सकते हैं, ताल भी हो सकती है, तो हम उसे कविता कहते हैं। तो कविता एक ऐसी दृष्टि है जो हमें दुनिया को देखने में एक खास मदद करती है, अपने अनुभवों को जानने में मदद करती है, यहाँ तक कि अपने आप को जानने में भी मदद करती है। तो कविता को हम भाषा में देख सकते हैं, अपनी बोलचाल में और अपने आचरण में, जो हमारे ऊपर आप बीती है उसमें, जो जग बीती है उसमें भी देख सकते हैं। तो कविता को किसी एक परिभाषा में बांधना बड़ा मुश्किल है। जो कविता है वो तो हमारे चारों तरफ बिखरी हुई है। तो एक कवि के रूप में उसे कैसे साकार किया जा सकता है, ये निर्भर करता है कि आपकी कितनी समझ है, कितनी सूझ है और भाषा पर कितनी पकड़ है। तो कई बार बोलचाल में होता है, ऐसे प्रसंग आते हैं, हम कहते हैं कि आपने ये बात नहीं कही, कविता कह दी है। तो कहने का अर्थ जो कविता है वो हमारे अंदर भी है और बाहर भी। तो कविता इन दोनों का संवाद है, और ये अनादि काल से चली आ रही है। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, तो वो भी श्लोकों में लिखी है। महाभारत है, वेद हैं, पुराण हैं, ये सभी श्लोकों में लिखे गए हैं। श्लोक एक पद्य का ही रूप है, एक कविता ही हम उसे कह सकते हैं। और इसके अलावा और भी जो धार्मिक ग्रंथ हैं, पुराण की आयतें हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, यहाँ तक कि जो बाइबल है उसका जो वास्तविक रूप है वो भी काव्य में है, मतलब पद्य रूप में है। तो कविता जो है ये साहित्य की ऐसी विधा है जो हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। तो बचपन से ही जब आप छोटे होते हो तो आपको लोरियां सुनाई जाती हैं, छोटी कक्षाओं में आते हो तो छोटी छोटी बाल कविताएं जो हैं, ठीक है, वो मनोरंजन करती हैं आपका। बहुत सी कविताएं आपको आज तक याद होंगी जो आपने प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ी हैं। तो जो कविता है वो हमारे दिल के बहुत करीब होती है। ठीक है। तो उससे बड़ा लगाव होता है।
तो इसके अलावा कविता को हम कह सकते हैं कि विचारों का एक सूक्ष्म वर्णन है। तो इसके बाद जो आपके पाठ्यक्रम में कविता है, अब हम उस पर बात करते हैं। तो कविता का जो शीर्षक है वो है आरी बरखा, जिसे लिखा है डॉक्टर राकेश कुमार बब्बर जी ने। तो इस कविता में उन्होंने जो वर्षा है उसका महत्व बताया है कि वर्षा के अभाव में जो प्रकृति है उस पर कितना प्रभाव पड़ता है। इस कविता में उन्होंने इसका वर्णन किया है। और इसके अलावा यहाँ तक कि जो मनुष्य हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, इन सब पर भी वर्षा का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इनके अभाव में सब कुछ जो है अस्त व्यस्त हो जाता है, जो प्रकृति है वो मुरझा जाती है। ठीक है, तो वर्षा का कहने का भाव जीवन में बड़ा महत्व है। तो शुरू करते हैं। आज का जो शीर्षक है आरी बरखा। आरी बरखा, आरी बरखा, इस तपती धरा पर अपना शीतल जल बरसा। तो इन पंक्तियों में जो कवि है वो वर्षा का आह्वान कर रहा है कि हे वर्षा तू आजा, और इस सूर्य की गर्मी के कारण तप रही धरती पर अपना ठंडा पानी बरसा दे। तपती का यहाँ अर्थ है सूर्य की गर्मी के कारण तप रही, धरा होती है धरती, शीतल होता है ठंडा। अगली पंक्तियां, पेड़ सब ठूठ भये, पंछी चहकना भूल गए। तो ठूठ जो बिना पत्तों के पेड़ होता है, तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि बिना वर्षा के जो पेड़ हैं वो बिना पत्तों और फलों के बिना ठूठ हो गए हैं। तो वर्षा के अभाव में जो पेड़ हैं वो बिना पत्तों के हो गए हैं, और जो पक्षी हैं जो चहकते रहते थे, ऐसा लग रहा है वो चहचहाना भूल गए हैं। अगली पंक्तियां, कुमला गए हैं पुष्प सारे, बिखरा दो तुम बादल कारे। तो बिना वर्षा के या वर्षा के अभाव में जो फूल हैं वो भी मुरझा गए हैं। इसलिए हे वर्षा रानी, तुम आकाश में काले बादलों को चारों तरफ बिखरा दो, जिससे जो है बारिश हो जाए, वर्षा हो जाए। अगली पंक्तियां, सौंदर्य रहत इस प्रकृति का श्रृंगार बन के तू आ, आरी बरखा, आरी बरखा, इस तपती धरा पर अपना शीतल जल बरसा। तो अगली पंक्तियों में जो कवि है वो कहता है कि जो प्रकृति का जो श्रृंगार है वो वर्षा के बिना अधूरा है। इसलिए तुम प्रकृति का श्रृंगार बनकर आ जाओ और भयंकर गर्मी से तप रही इस धरती पर अपना जो ठंडा जल है वो बरसा दो। हे वर्षा तुम आ जाओ, हे वर्षा तुम आ जाओ। अब हम इस संपूर्ण पद्यांश को फिर से पढ़ते हैं और इसकी जो व्याख्या है वो करेंगे। आपने एक बात जरूर याद रखनी है, जब भी परीक्षा में किसी कविता की पंक्तियां आती हैं तो सबसे पहले आपने उसका प्रसंग जरूर लिखना है कि ये पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं और इसके जो कवि हैं वो कौन हैं, और इन पंक्तियों में जो कवि है वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो फिर से हम जो है इस कविता को पढ़ते, इस कविता की पंक्तियां पढ़ते हैं। आरी बरखा, आरी बरखा, इस तपती धरा पर अपना शीतल जल बरसा। पेड़ सब ठूठ भये, पंछी चहकना भूल गए। कुमला गए हैं पुष्प सारे, बिखरा दो तुम बादल कारे। सौंदर्य रहत इस प्रकृति का श्रृंगार बन के तू आ, आरी बरखा, आरी बरखा, इस तपती धरा पर अपना शीतल जल बरसा। तो इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनको एक बार फिर करते हैं।
तो सबसे पहले है तपती। तपती सूर्य की गर्मी से तप रही। धरा होती है धरती। शीतल होता है ठंडा। ठूठ होता है बिना पत्तों फलों के पेड़। कुमलाना का अर्थ है यहाँ मुरझाना, मुरझा जाना। पुष्प होते हैं फूल। कारे का मतलब यहाँ है काले। प्रकृति होती है कुदरत। ठीक है, तो अब इसकी व्याख्या करते हैं। कवि इन पंक्तियों में वर्षा का आह्वान करते हुए कहता है कि हे वर्षा तू आजा, हे वर्षा तू आजा और इस तप रही धरती पर अपना ठंडा जल बरसा दे। बिना वर्षा के जो सभी पेड़ हैं वो पत्तों एवं फलों के बिना ठूठ हो गए हैं। पक्षी जो कभी मधुर आवाज में चहचहाते थे, ऐसा लगता है वो वर्षा के अभाव में चहकना भूल गए हैं। बिना वर्षा के जो सभी फूल हैं वो भी मुरझा गए हैं। इसलिए हे वर्षा रानी, तुम काले बादलों को आकाश में बिखरा दो जिससे वर्षा हो सके। तुम्हारे बिना इस प्रकृति का जो श्रृंगार है अधूरा है। इसलिए तुम प्रकृति का श्रृंगार बनकर आ जाओ और इस भयंकर गर्मी से तप रही धरती पर अपना ठंडा जल बरसा दो। हे वर्षा तुम आ जाओ, हे वर्षा तुम आ जाओ। दूसरा पद्यांश। जहाँ कभी बहती थी नदियाँ सूखे पत्थर दिख रहे। कवि वर्षा के अभाव में पीड़ित प्रकृति की दशा का चित्रण करते हुए कहता है कि जिन स्थानों पर कभी नदियां बहती थी वहां अब मात्र सूखे पत्थर ही दिखाई दे रहे हैं। अगली पंक्तियां। सिंधु दुर्लभ हो चला वियोग तेरा कैसे सहे। सिंधु का यहाँ अर्थ है सागर। दुर्लभ होता है कमजोर। वियोग बिछोह। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है अब तो नदियों का समुंदर में मिलन न हो पाने से वह भी कमजोर पड़ गया है। उससे अब नदियों का जो वियोग है सहा नहीं जाता। कहने का भाव नदियों का जल सूख जाने के कारण उसके वियोग में जो समुंदर है वो भी दुर्लभ हो गया है। अगली पंक्तियां। अपने प्रिय के जीवन हेतु गीत मिलन के तू गा। आरी बरखा इस तपती धरा पर अपना शीतल जल बरसा। तो अगली पंक्तियों में कवि कहता है कि इसलिए हे वर्षा रानी, तू अपने प्रिय समुंदर से मिलने के लिए मिलन के गीत गा और जल की बूंदों के रूप में बरसकर इस तपती हुई धरती को शीतल कर दो जिससे चारों ओर भयंकर गर्मी के स्थान पर शीतलता छा जाए। तो इस पद्यांश को अब हम पूरा पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या भी करेंगे। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, तो आपने जो प्रसंग है वो व्याख्या से पहले जरूर लिखना है जब भी परीक्षा में आता है। जैसे अगर इस कविता का आपने प्रसंग लिखना हो तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता आरी बरखा से ली गई हैं और इसके रचयिता या इसके जो कवि हैं डॉक्टर राकेश कुमार बब्बर हैं। और इस कविता में उन्होंने जो है वर्षा का आह्वान किया है। तो अब इसकी हम संपूर्ण जो व्याख्या है वो करते हैं। कवि वर्षा के अभाव में पीड़ित प्रकृति मतलब कुदरत की दशा का चित्रण करते हुए कहता है कि जिन स्थानों पर कभी नदियां बहती थी वहां अब मात्र सूखे पत्थर दिखाई दे रहे हैं। अब तो नदियों का समुंदर में मिलन ना हो पाने से वह कमजोर पड़ गया है, क्योंकि नदियों का जल जब सूख जाता है और नदियों का पानी समुद्र में नहीं जाता तो समुद्र का पानी भी कम हो जाता है, मतलब समुद्र दुर्लभ हो जाता है। तो इसलिए अब उससे नदियों का जो वियोग है वो सहा नहीं जाता। इसलिए हे वर्षा रानी,
तू अपने प्रिय समुंदर से मिलने के लिए मिलन के गीत गा और जल की बूंदों के रूप में बरस कर इस तपती हुई धरती को शीतल कर दो, जिससे चारों ओर भयंकर गर्मी के स्थान पर शीतलता छा जाए। तीसरा और अंतिम पद्यांश। कश्तियां सब बच्चों की तैरने को है खड़ी हुई। तो इन पंक्तियों में जो कवि है वो वर्षा का आह्वान करते हुए कहता है कि बालकों द्वारा बनाई गई छोटी छोटी किश्तियां तुम्हारे आने की प्रतीक्षा में तैरने के लिए खड़ी हुई हैं। अगली पंक्तियां। उधर किसानों की भी आंखें बस तुझ पर ही हैं गड़ी हुई। गड़ी हुई का अर्थ है टिकी हुई। दूसरी ओर किसान भी तेरी तरफ उम्मीद भरी आंखों से देख रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पर जो किसान है वो वर्षा पर ही निर्भर है। अगर बारिश अच्छी हो गई तो फसल अच्छी हो जाती है, अगर वर्षा का अभाव हो गया तो जो फसल है वो अच्छी नहीं होती। तो इसलिए किसानों की जो नज़रें हैं वो भी वर्षा पर टिकी हुई हैं। अगली पंक्तियाँ। खाली पड़ी कोठरियों में अन्न के दाने तू भर जा। कोठरियाँ, गोदाम, अन्न होता है अनाज। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जो किसानों के घर के कमरे हैं अनाज के दानों के बिना खाली हैं, इसलिए हे वर्षा रानी तू आजा और किसानों के इन खाली कमरों में अनाज भर जा। आरी बरखा इस तपती धरा पर अपना शीतल जल बरसा। तो हे वर्षा रानी, जब तुम आओगी तो किसानों की फसलें फिर से लहलहा उठेंगी, उनके खाली गोदाम और कमरे फिर से अनाज से भर जाएंगे। इसलिए हे वर्षा रानी, तुम अपना शीतल जल इस तपती हुई धरती पर बरसाकर इसको ठंडक दो, इसकी गर्मी को शांत कर इसे नवजीवन दो। तो अब हम संपूर्ण जो पद्यांश है उसको पढ़ेंगे और उसकी जो प्रसंग और व्याख्या है वो करेंगे। कश्तियां सब बच्चों की तैरने को है खड़ी हुई, उधर किसानों की भी आंखें बस तुझ पर ही हैं गड़ी हुई। खाली पड़ी कोठरियों में अन्न के दाने तू भर जा। आरी बरखा इस तपती धरा पर अपना शीतल जल बरसा। तो पहले प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता आरी बरखा से लिया गया है। इसके रचयिता डॉक्टर राकेश कुमार बब्बर हैं। कवि ने यहाँ वर्षा के अभाव में संपूर्ण पृथ्वीवासियों को परेशान दिखाया है। व्याख्या। कवि वर्षा को संबोधित करते हुए कहता है कि बालकों द्वारा बनाई गई छोटी छोटी किश्तियां तुम्हारे आने की प्रतीक्षा में तैरने के लिए खड़ी हुई हैं। दूसरी ओर किसान भी तेरी तरफ उम्मीद भरी आंखों से देख रहे हैं, उनके घर के कमरे अनाज के दानों के बिना खाली हैं। इसलिए हे वर्षा रानी तू आजा और किसानों के इन खाली कमरों में अनाज भर जा। हे वर्षा, तुम जब आओगी तो किसानों की फसलें फिर से लहलहा उठेंगी, उनके खाली गोदाम और कमरे फिर से अनाज से भर जाएंगे। इसलिए हे वर्षा रानी, तुम अपना शीतल जल इस तपती हुई धरती पर बरसाकर इसे ठंडक दो, इसकी गर्मी को शांत कर इसे नवजीवन दो। तो ये हो गए तीनों पद्यांश। आपने इनको कापी पर लिखना है सुंदर लिखाई में। अब हम इसका अभ्यास करते हैं। प्रसंग व्याख्या के बाद आपने जो अभ्यास के प्रश्न हैं वो भी करने हैं। अभ्यास का प्रश्न नंबर 1 अब हम करने जा रहे हैं। नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि
में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। तो जैसे पंजाबी में शब्द है वैसा ही उच्चारण जो है वो हिंदी में दिया है। इसमें जो सिर्फ अंतर है वो लिपि का है। जैसे पेड़ गुरमुखी में लिखा है, वहीं पेड़ देवनागरी लिपि में लिखा है। पंछी पंछी, पत्थर का पत्थर, किश्तियाँ, किसान, कोठरी। तो जो दूसरा प्रश्न है वो उनमें अंतर है लिपि का। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। जैसे मी, तो यहाँ पर हम मी नहीं लिख सकते हिंदी में, तो मी को हिंदी में बोलते हैं वर्षा, बरखा। वैसे ही पृथ्वी, तो पृथ्वी को पृथ्वी लिखा जा सकता है, और दूसरा इसको धरा, भूमि, धरती, कुछ भी आप लिख सकते हो। फूल, फूल का आप यहाँ हिंदी में लिखोगे पुष्प, फूल भी लिख सकते हो आप। सागर, सिंधु, सागर भी लिखा जा सकता है। अक्खा, आँखें, नेत्र, लोचन, चक्षु, ठीक है। जो भी समानार्थी शब्द हैं वो हम यहाँ लिख सकते हैं। गर्म का अर्थ यहाँ है तपती। तो प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में आपने लिखने हैं। वर्षा ऋतु से पूर्व कौन सी ऋतु होती है? तो इसका उत्तर है वर्षा ऋतु से पूर्व या पहले ग्रीष्म ऋतु होती है, मतलब गर्मी की ऋतु होती है। प्रश्न नंबर 2 या ख, इसका तीसरे का, गर्मी के कारण प्रकृति कैसी दिखाई देती है? गर्मी के कारण प्रकृति अत्यंत दुखी एवं पीड़ित दिखाई देती है। पेड़ ठूठ बन जाते हैं, फूल मुरझा जाते हैं, और जो धरती है वो गर्मी से तपने लगती है। प्रश्न नंबर 3, नदियों में सूखे पत्थर क्यों दिखाई देने लगे हैं? तो इसका उत्तर है भयंकर गर्मी पड़ने के कारण तथा वर्षा न होने के कारण नदियों का जल सूख जाता है, और इसी कारण नदियों के तल पर पड़े पत्थर सूखे हुए दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 4, मतलब तीसरे का चौथा भाग, घ, सागर की दुर्बलता का क्या कारण है? तो इसका उत्तर है नदियों के जल का सागर में ना मिल पाना ही सागर की दुर्बलता का कारण था। ठीक है, दुर्लभ होता है कमजोर, मतलब जो सागर है उसको नदियों का पानी नहीं मिलता, इसलिए वो कमजोर पड़ जाता है, दुर्लभ हो जाता है। अगला प्रश्न, बच्चे वर्षा की प्रतीक्षा क्यों करते हैं? बच्चे वर्षा के जल में अपनी किश्तियां तैराने के लिए तथा उसमें स्नान करने के लिए वर्षा की प्रतीक्षा करते हैं। आखिरी प्रश्न तीसरे का, किसान वर्षा से क्या मांग रहे हैं? किसान वर्षा से उम्मीद भरी नज़रों से अपनी खाली पड़ी कोठरियों में अनाज के दाने भरने के लिए उससे बरसने की मांग कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रसंग व्याख्या है। जहाँ कभी बहती थी नदियाँ सूखे पत्थर दिख रहे, सिंधु दुर्लभ हो चला वियोग तेरा कैसे सहे। तो ये पंक्तियों की हमने व्याख्या प्रसंग व्याख्या वाले भाग में कर ली है, तो वहाँ से आप इसका जो उत्तर है वो लिख सकते हो। तो प्रश्न नंबर 5, पर्यायवाची शब्द हैं जिनको हम समानार्थी शब्द बोलते हैं। तो प्रत्येक शब्द के आपने दो दो लिखने हैं। सबसे पहला है बरखा, बरखा को हम बोलते हैं वर्षा, ठीक है, और दूसरा बारिश। धरा होती है धरती, पृथ्वी। तीसरा है पेड़, वृक्ष और तरु। जल, पानी, नीर। उसके बाद है पंछी, पक्षी, खग, नभचर।
पुष्प होते हैं फूल, कुसुम, सुमन। उसके बाद है बादल। बादल का आपने लिखना है जलद और नीरद। मेघ भी आप लिख सकते हो। नदी का होता है नद, बड़ी की मात्रा आपने हटा देनी है, और सरिता। सिंधु सागर, समुंदर। पत्थर का आपने लिखना है पाषाण और शिला। किश्ती, नौका और नाव। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। विपरीत शब्द लिखें। सबसे पहला है शीतल। शीतल का आएगा उष्ण। उसके बाद है कुमलाना। कुमलाना का अर्थ होता है खिलना। कुमलाना मुरझाना, वो उसका विपरीत हो गया खिलना। उसके बाद है बिखराना। उसका अर्थ आएगा संभालना या समेटना या बटोरना। ठीक है। दुर्लभ कमजोर होता है, इसका विपरीत आएगा ताकतवर। वियोग का आएगा संयोग। मिलन का आएगा बिछोह। प्रश्न नंबर 7। नीचे दिए गए बॉक्स में बरखा के समानार्थक जो शब्द हैं वो दिए गए हैं। आपने उनको ढूंढना है और लिखना है। जैसा कि आप अपनी पुस्तक पर देख रहे हो तो एक शब्द आपको दिया हुआ है, बाकी जो शब्द हैं समानार्थी हैं वो आपने खुद ढूंढने हैं। मैं आपको शब्द बता देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे ढूंढने में कि कौन कौन से शब्द बनेंगे, तो वो आप नोट भी कर सकते हो। तो दूसरे नंबर पर आप बूंदाबांदी, जो बिल्कुल बॉक्स के लास्ट में बना हुआ है। उसके बाद बारिश है, बरखा, वर्षा, जल, जल वृष्टि, झड़ी, में तो पहले आ गया है पावस। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं आपने खुद ढूंढने हैं। इस बॉक्स में सभी जो शब्द हैं वो दिए हुए हैं। तो उसके बाद है प्रश्न नंबर 8। वर्षा ऋतु का प्रकृति और मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है? 10 वाक्यों में लिखें। ठीक है, तो इसका आप उत्तर नोट कर सकते हो। वर्षा ऋतु का प्रकृति और मानव पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जब वर्षा का आगमन होता है, शुरुआत होती है, तो चारों ओर हरियाली छा जाती है। इस ऋतु में किसानों की जो उम्मीदें हैं वो लहलहा उठती हैं। जो किसान हैं वो खुशी से झूमने लग जाते हैं क्योंकि उनकी जो खेती है वो हरी भरी हो जाती है। नई नई सब्जियां एवं फल बाजार में आ जाते हैं। नदियों, सरोवरों एवं नालों के जो सूखे हृदय हैं वो प्रसन्नता के जल से भर जाते हैं। वर्षा ऋतु में प्रकृति मोहक रूप धारण कर लेती है। इस ऋतु में जो मोर हैं वो नाचते हैं। औषधियाँ, वनस्पतियाँ लहलहा उठती हैं। पशु पक्षी आनंद मगन हो उठते हैं। वर्षा प्रत्येक प्राणी के लिए जीवन लेकर आती है। वर्षा की पहली बूंदों का स्वागत होता है। स्त्री पुरुष वर्षा के आगमन पर खुश हो जाते हैं। बच्चे किलकारियां मारते हुए इधर से उधर दौड़ते भागते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 का जो ख भाग है, वर्षा ऋतु पर गीत लिखने का प्रयास करें। तो ये आपने खुद करना है। ठीक है, 4 पंक्तियाँ, 6, 8, जितना भी आप वर्षा पर जो गीत है वो लिखने का जरूर प्रयास करेंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। प्रश्न नंबर 3। कविता को पढ़कर वर्षा से संबंधित चित्र बनाएं। तो आपके लिए ये बड़ा आसान है कि वर्षा से संबंधित कोई भी आपने चित्र बनाना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर जरूर अमल करेंगे और एक बहुत सुंदर जो चित्र है वो बनाएंगे। प्रश्न नंबर 4 जो घ भाग है, आप कभी वर्षा में नहाए हैं? यदि हाँ
तो अपने अनुभव को 5 वाक्यों में लिखें। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो कभी वर्षा में ना नहाया हो, ठीक है। सभी जब भी बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो वर्षा में जरूर नहाते हैं। तो ऐसा आपका जरूर अनुभव होगा, तो इस पर भी आपने स्वयं लिखना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9, तो ये पुस्तक में दिया ही हुआ है। आपने सिर्फ ऋतुओं के बारे में जो जानकारी है, ठीक है, वो जाननी है। सूची दी गई है, ठीक है। तो 6 ऋतुएं मानी जाती हैं। बसंत ऋतु सबसे पहले आती है, चैत्र और वैशाख जो हमारे देसी महीने हैं। ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ और अषाढ़। वर्षा ऋतु श्रावण और भाद्रपद में आती है। शरद ऋतु आश्विन कार्तिक। हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष पौष। शिशिर ऋतु माघ और फागुन। तो वर्षा के संबंध में कुछ और जानकारी है, जैसे वर्षा काल, जिसे हम बहार भी कहते हैं, मानसून कहते हैं, सावन का महीना भी बोलते हैं, सावन भादो इकट्ठे 2 महीनों भी बोलते हैं। वर्षाहीनता, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, अकाल वर्षा बहुत कम पड़ना, ठीक है। अनावृष्टि, जिसे हम सूखा भी बोल देते हैं। अनवर्त वर्षा, मतलब वर्षा का लगातार पड़ना, जिसे झड़ी मूसलाधार कहते हैं, ठीक है। तीव्र वर्षा, बहुत तेज बारिश, जिसे हम धुआंधार वर्षा, घनघोर वर्षा बोलते हैं। तो जो पहली बारिश होती है, प्रथम वर्षा दिन, उसको हम आषाढ़ का प्रथम दिवस कहते हैं। ओला वर्षा, ठीक है, जिसे गड़ेमारी बोलते हैं। बर्फ के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो गिरते हैं, उसको ओला वृष्टि बोलते हैं हिंदी में। हिम वर्षा पहाड़ों में होती है, हिमपात, ठीक है। उसके बाद है क्षीण वर्षा, बहुत हल्की सी बारिश, जिसे हम फुहार, रिमझिम और बूंदाबांदी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस पाठ को बड़े ध्यान से सुना होगा। प्रसंग व्याख्या भी आपको समझ आ गई होगी, और जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं वो भी आपने अपनी कॉपी पर जरूर लिखने हैं, सुंदर लिखाई में लिखने हैं, ताकि आपको भी खुशी हो, और जब आपके अध्यापक आपकी कॉपी चेक कर बड़ी प्रसन्नता मिले, ठीक है। इसी आस के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।